ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ तो पता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्शन इन क्लास 10 स्टैंडर्ड में। ऑलरेडी आप रिफ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। उसी को बेस बनाते हुए हमें कुछ चीजें जो है वो स्टडी करनी रहेंगी। ठीक है, चलो। सो रिफ्रैक्शन के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन जिसको थोड़ा बहुत पता हो, क्या होता है Bending रिफ्रैक्शन? of ray of light passing from one medium to another medium. एग्जैक्टली, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये हमने एक सरफेस ले ली और इस सरफेस पे हमने एक ये नॉर्मल बना लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक रे है जो ऐसे जा रही है, ठीक है। ये रे है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे, जो कि एंगल बना रही है आई। कौन सा एंगल बना रही है? एंगल आई। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जब, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि दो चीजें होती हैं, ये इधर रे जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन अगर फुल्ली हो रहा है तो रिफ्रैक्शन पार्शियल होता है, और अगर रिफ्रैक्शन देखता है तो रिफ्लेक्शन पार्शियल होता है, राइट। तो यहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो कुछ इस तरीके से वो डेविएट होती है अपने पाथ से, लाइक दिस। तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बन गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है, इस रे को बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं इसे? रिफ्रैक्टेड रे। बोलो, क्लियर है? ये मीडियम है आपका N1 और ये मीडियम है आपका यस सर। N2, राइट ना। यहां पर जो एंगल आई है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जो एंगल आर है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो, क्लियर है ये? और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक ना। हम लोग देखेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इसे 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं, स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? दैट n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। क्या कहता है? n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है। और दूसरा sin i बाय sin r इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? n2 बाय n1। क्या लिखेंगे? n2 बाय n1। नाउ वी ऑल नो दैट कि n जो है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n होता क्या है बेटा? c बाय v होता है क्या? n क्या होता है? c बाय v। तो यहां पर n2 बाय n1 को हम क्या लिख सकते हैं? n2 बाय n1 को क्या लिख सकते हैं, बताइए? V1 by V2. v1 बाय v2, बिकॉज n2 इज इक्वल्स टू, जो आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे c बाय v2, और n1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो c बाय v1। नाउ n2 बाय n1 क्या हो जाएगा?
तो c बाय v2 बाय c बाय v1, तो ये हो जाएगा v1 बाय v2। तो यहाँ पे हम n2 बाय n1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v1 बाय v2 लिख सकते हैं। बोलो आई बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर है सभी को? यहाँ पर anyone has any doubt? ओके, दूसरी चीज समझिए, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, f लैम्डा। क्या होता है v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है उस टाइम पर क्या चीज है जो चेंज होगी, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी कि स्पीड चेंज होती है? क्या चेंज होता है जब रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करता है उस कंडीशन में? व्हाट विल चेंज? स्पीड है, स्पीड एंड वेवलेंथ। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं व्हेन अ रे ट्रैवल्स from one medium to another medium, frequency remains constant। क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज इज, क्या चेंज होता है, लैम्डा एंड वेलोसिटी विल चेंज। बोलो क्लियर है? सर। यस। सर ऐसे कोई दो सरफेसेस है जिसके मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो? ठीक है, देखो ग्लास एंड ग्लिसरीन, अगर आप एक ग्लिसरीन की जो बोतल है, मतलब जिसमें आपने ग्लिसरीन फिल किया हुआ है, ऐसा कोई आपने एक ग्लास की बोतल ले ली, ठीक है, तो उस केस में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनका। किस किस का, ग्लास का एंड ग्लिसरीन का, दे हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज, यहां पर हमने कंप्लीट किया, और ये तेरे क्वेश्चन का आंसर। तो ग्लास एंड ग्लिसरीन हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नाउ तो इनएंशियोमर्स भी, सॉरी इनएंशियोमर्स उसका भी सर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसका, इन ना ओके, नाउ यहां पर एक चीज क्लियर हुई कि वेवलेंथ चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n2 by n1 equals to lambda 1 by lambda 2 equals to v1 by v2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बोलो समझ में आया? यहाँ पे किसी का कोई डाउट है? सर ठीक,
आगे देखिए, यहाँ पे एक और चीज हम लोग कह सकते हैं, वो ये जो आपको ध्यान रखनी है, that incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. ये law of refraction है बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूँ. जो n1 sin i equals to n2 sin r बताया, this is the first law of refraction. This is the second one, जिसमें हम ये कहते हैं that incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. बोलो, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा. मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन. अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन को समझने से पहले एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे मान लो हमने यहां पर ये सेपरेटिंग मीडियम ले लिया, ठीक है. अब यहां पर एयर है, यहां पर वाटर है, ठीक है. और दूसरा है जिसमें वाटर यहां है और यहां पर एयर है. अब एयर वाटर है या वाटर एयर है, उस वो एक्चुअली हमारा कंसर्न नहीं है. कंसर्न ये है कि अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 रिप्रेजेंट किया है, ये n2 रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 रिप्रेजेंट किया है. अब फर्स्ट केस में इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, पहला केस जो है उसमें क्या है, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, सॉरी यहां पर मुझे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर एयर लिया है, नीचे वाटर लिया है. तो मैं लिखूंगा इफ n2 इज ग्रेटर देन n1. क्या है, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1. तो जब मैं लिखूंगा n2 इज ग्रेटर देन n1, इस केस में आप देखिए जो रे है, मान लीजिए ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है. अब n2 इज ग्रेटर देन n1 है, मतलब जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो n2 इज ग्रेटर देन n जब होता है तो क्या होगा कि जो रे है, एक्चुअल में रे को कैसे जाना चाहिए, रे को ऐसे जाना चाहिए, रे को ऐसे जाना चाहिए, राइट. लेकिन रे ऐसे नहीं जा रही है, रे कैसे जा रही है, तो रे ऐसे जा रही है, राइट. अब ऐसे क्यों जा रही है भाई, ये समझिए. तो पहली चीज तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो आया दिस इज योर डेविएशन डेल. दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेविएशन डेल. बोलो, आई बात समझ में, समझ में आ रहा है? यस सर. n2 इज ग्रेटर देन n1 होने की वजह से रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, रे किस तरफ बैंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई. ये चीज समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहां से समझो. सपोज हम लिख रहे हैं n1, चलो पीछे वाले पेज पे समझाता हूं, तो कोई इसी को उठा लेता हूं.
now as we know that n1 sin I equals to n2 sin r, जिसमें n1 sin I बाय n2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट sin r। ठीक है, अब आप एक चीज समझो कि अगर n2 बड़ा होगा तो क्या sin r की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब क्या r की वैल्यू छोटी हो जाएगी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर आपका n2 ग्रेटर होगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है, जब ये छोटा हो रहा है इसका मतलब r क्या आएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा ना, r भी मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी छोटा होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, जिसमें अगर मैं ये कहता हूं कि n2 इज लेस देन n1, क्या है, n2 इज लेस देन n1, n2 इज लेस देन n1 का मतलब क्या होगा बेटा, n2 इज लेस देन n1 का मतलब क्या होगा कि रे कहां से कहां जा रही है, रेरर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से ये जो है दिस इज योर वाटर, तो हमें इसे लिखना है डेंसर मीडियम है एंड ये आपका रेरर मीडियम है। ठीक है, तो रेरर रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, और वी कैन से n2 इज लेस देन n1। तो डेंसर टू रेरर मीडियम में जब रे एंटर होती है देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो पता ही है सभी को। Yes, sir. When the ray enters from denser to rarer medium, it moves away from the normal, ऐसे जाएगी, और ये जो बनेगा दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जानी कैसी थी, कैसे जाना था रे को, रे को जाना ऐसे था सीधा, तो ये जो मिलेगा दिस विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो आई बात समझ में? सो व्हेन रे गोज फ्रॉम, व्हेन रे enters from rarer to denser medium, rarer to denser medium, it bends towards the normal। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, when the ray enters from denser to rarer medium, when it enters from denser to rarer medium, denser to rarer medium, it bends away from the normal। बोलो आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बोलो है किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. पक्का? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नाउ वी विल मूव अहेड यहां से। नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल एंड आफ्टर दैट हम आगे देखेंगे कुछ और चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक सरफेस ली हुई है हमने, ये हमारी एक सरफेस है एंड देयर इज अ नॉर्मल ऑन द सरफेस। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने सरफेस पे। ठीक है,
और रे कुछ ऐसे आ रही है बेटा, दिस इज एयर, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका √3, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, बताइए क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, बताओ जल्दी से। सॉल्व कीजिए, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है समझिए। हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला है n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है। जहां से रे आ रही है उसे हम मीडियम 1 कहेंगे, तो ये आपका n1 हो जाएगा विच इज 1, और ये आपका n2 हो जाएगा विच इज √3। तो मैंने लिख दिया 1 sin i कितना है आपका 60 डिग्री, इक्वल्स टू n2 की वैल्यू है √3 sin r। तो साइन 60 बेटा होता है √3/2 इक्वल्स टू √3 sin r, राइट। √3 से √3 गया तो sin r इक्वल्स टू 1/2 आया। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा ये कितना आएगा 30 डिग्री। बट हम सबको पता है कि रे को एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए, रे को एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे। तो ये जो डेविएशन आया ये डेविएशन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा बताओ 30. 30 डिग्री। तो 30 डेल डिग्री। आया आपका 30 डिग्री, डेल कितना आ गया 30 डिग्री। बोलो क्लियर है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। बताओ क्लियर है बेटा ये चीज। Yes, sir. यस नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने एक स्फीयर ले लिया है, ठीक है, और इसमें एक रे टकरा रही है ऐसे आके, ये एंगल बन गया 60 डिग्री। कितना एंगल बन गया 60 डिग्री, ठीक है। एंड पूछा गया है फाइंड आउट द नेट डेविएशन। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द नेट डेविएशन, ठीक है। और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n इक्वल्स टू √3। अब बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्या n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r कर सकते हैं, यस और नो। देव यस n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, n2 √3 था और हमें r30 मिला था। तो क्या यहाँ पर भी वही कंडीशन हमें मिलनी चाहिए कि यहाँ पर भी हमें r इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मिलेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद हमें मिल रहा है। रियल एक्चुअल में कैसे जानी चाहिए थी, रे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन गई कैसे, ऐसे गई 30 डिग्री, ठीक। समझ में आ रहा है, यस और नो।
यस सर। अब समझो यहाँ पे ये एंगल 30, अगर मैं इस पे अगर एक नॉर्मल बनाऊं तो एक नॉर्मल ऐसे बनेगा क्या? ये नॉर्मल बना, फिर से बना के दिखाता हूं आपको। नॉर्मल सेंटर से हम एक नॉर्मल बना रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल। तो क्या ये एंगल बनेगा कितना? ये एंगल भी 30 बनेगा क्या? ये 30 हो गया, ठीक। अब ये डेंसर से रेरर में जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू रेरर। तो जब ये डेंसर टू रेरर में जाएगा, ये पहली चीज तो ये नॉर्मल है, ठीक। तो डेंसर टू रेरर, तो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। जिसमें से रे आती है उसे हम क्या लेते हैं? n1, और जिसमें रे जाती है उसे क्या लेते हैं? n2। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। n1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? √3 आ गई। यस और नो? यस। और एंगल Yes. कितना है? 30। n2 कितना आया? 1। साइन आर हमें निकालना है, तो √3 sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 इक्वल्स टू साइन आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। आर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और ये जा कैसे रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए मैं नॉर्मल फिर से बना के दिखा रहा हूं आपको। नॉर्मल हमेशा सेंटर से बनाना है ऑन दिस। तो ये मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं आपको, देखिए। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस पे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन कितने एंगल पे हो रहा है? 60 डिग्री पे। तो ये रे कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल बनाया, ये एंगल बन गया 60 डिग्री। अब जाना कैसे चाहिए था रे को? एक्चुअल में जाना तो ऐसे चाहिए था। तो ये भी 30 है, ये 30 है, तो क्या ये भी 30 होना चाहिए? तो अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दो बार हमें मिलेगा। पहला एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ मिला विच इज 30 डिग्री, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ मिला अगेन विच इज 30 डिग्री। तो नेट डेविएशन की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट del1 प्लस del2 इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Anyone has any doubt in this? और डायरेक्शन कौन सी है? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? 60 डिग्री क्लॉकवाइज। Anyone has any doubt in this now? Anyone has any doubt in this? जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए। Now we will discuss about the real depth and apparent depth. तो apparent depth के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि जब आप एक बकेट में पानी भरते हैं और उस पानी भरे हुए बकेट के अंदर अगर एक कॉइन डालते हैं, तो कॉइन एक्चुअल में जहां पर है वहां से ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है, जिसे हम कह सकते हैं अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यहां पर उसी चीज को हम समझेंगे कि अपरेंट डेप्थ कैसे वर्क करेगा। दूसरी चीज यहां पर हम जो रेस की बात करेंगे,
दोज रेज आर पैरेक्सियल रेज। कैसी रेज हैं? पैरेक्सियल रेज हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने सरफेस ले लिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर ले लिया है ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, the rays coming from object enters into the eye but only those rays which are closer to the normal। अब नॉर्मल कहाँ बनाया हुआ है? तो यहां पर हमने एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में से जो रेज निकल रही हैं वही रेज आंखों में जा रही हैं विच आर नियरर टू द नॉर्मल। अब जितना हम नॉर्मल के पास से देखते हैं उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या होता है? छोटा होता है। एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल द रेज आर पैरेक्सियल। रेज आर पैरेक्सियल, जैसे कि हम आगे भी स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। तो we can say the angle I and angle I, sorry, angle I and angle R, मतलब कि angle of incidence and angle of refraction are small। ये दोनों ही एंगल जो है वो क्या है? छोटे हैं, because we are looking from the normal। और नॉर्मल से जब हम देखते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, राइट। सो हियर वी कैन से if angles are very small, so we can say sin I is approximately tan I, which we can say equals to angle of I। तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्नेल्स लॉ है that is n1 sin I equals to n2 sin R। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं n1 tan I is equals to n2 tan R से रिप्लेस हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे tan I और tan R आ गया, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज समझिए पहले कि यहाँ पर बेटा हमने ऑब्जेक्ट रखा था। अब यहाँ पे रेस कैसे काम करती है वो देखिए। तो यहाँ से मान लीजिए रे निकली बाहर, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रे ऐसे गई, और आप देख पा रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में यहाँ पर रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कुछ ऐसे। इसका मतलब ये एंगल ऑफ आर हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, एंगल रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल से ये जो दूरी है ये कितनी है? x दूरी है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ करूं तो क्या ये रे यहाँ पर हमें दिखाई देगी? और क्या हमें इमेज यहाँ मिलेगी? यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी अ रियल डेप्थ, और यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे? अपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं? अपरेंट डेप्थ। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस। एक बार फिर से समझाओ ना सर। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेगी, बिकॉज रेज कहाँ से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही रे निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं, राइट। तो मान लो एक रे यहाँ से ऐसे गई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया,
और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक है। तो अगर मैं इसे पीछे की तरफ लेके आता हूँ तो इमेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिलेगी इमेज, इस पॉइंट पे जहां मैंने आई लिखा है। इसका मतलब रियल डेप्थ ये थी और अपरेंट डेप्थ ये मिली, मतलब जितना था उससे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। बोलो आई बात समझ में? Yes. ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है जिसे हम रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो रियल डेप्थ को मैंने डी लिख लिया है और अपरेंट डेप्थ को मैंने डी डैश लिख लिया। क्या लिख लिया? डी डैश। तो यहाँ पर अगर आप tan i की बात करें, किसकी हम बात करेंगे? tan i। तो ये एंगल बेटा अगर i है तो क्या ये एंगल भी i होगा? यस और नो? फिर से देखो, Yes, sir. ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी क्या आपका i होगा? ठीक है। तो tan i इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये आपका x है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका यहाँ पे ये एंगल i हो गया, ये दूरी हो गई x और ये रियल डेप्थ हो गया d। ठीक है। तो tan i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x बाय डी। tan i क्या हो जाएगा? x बाय डी। और tan r अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? x बाय डी डैश। यस और नो? tan i क्या लिखेंगे? x बाय डी। और tan r की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या आएगा? tan r, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, तो ये x और ये जो डेप्थ आ रही है वो कितनी आ रही है? डी डैश। तो x बाय डी डैश। बोलो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं n1 tan i की जगह x बाय r इक्वल्स टू n2, और ये tan r की वैल्यू आ गई x बाय tan i की वैल्यू आएगी x बाय डी और tan r की वैल्यू आएगी x बाय डी डैश। तो ये x से x कैंसिल आउट। सो नाउ वी कैन से n1 बाय d equals to n2 by d dash. So n2 by n1 equals to d dash by d. बोलो, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है भाई? No, sir. पक्का? है भाई किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम लिख सकते हैं n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश का मतलब हो गया अपरेंट डेप्थ और d का मतलब हो जाता है रियल डेप्थ। ठीक है। दूसरा n1 और n2 क्या होता है? देखो कई लोग क्या कहते हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम n1 ले लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती से भी सोचने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाओगे। हमेशा ये याद रखना कि n1 वो होगा जहां से रे आ रही है और n2 वो होगा जहां रे जा रही है। तो यही याद रखना, और इसके अलावा अपना दिमाग कहीं और लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो n1 क्या होगा? From where the ray is coming, from where the ray is coming। और n2 क्या हो जाएगा? n2 क्या हो जाएगा? in which the ray is going। बोलो, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? n1 Yes, जहां से रे आ रही है, sir. n2 जहां रे जा रही है। ऐसे ही याद रखना, इससे ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। दूसरी चीज जो इसमें याद रखने की है वो यह है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखवाया है
इट इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे, ये भी ध्यान रखना है। इट इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। बोलो, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, जहां इमेज मिलेगी वो डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है? मतलब कि वी नीड टू फाइंड आउट अपरेंट डेप्थ। कैसे, ये देखें, फाइंड द अपरेंट डेप्थ। ठीक है, मान लो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, और रे जो है वो कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है? ये आपका रेयर मीडियम है, n1 इज इक्वल्स टू 1 है, और ये n2 इज इक्वल्स टू 1.5 है। ऑब्जेक्ट को रखा गया है 60 सेंटीमीटर डेप्थ पे। तो फाइंड आउट करना है आपको अपरेंट डेप्थ कहाँ मिलेगी। देखिए वही मेथड यूज करना है, n2 by n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाय d, लेकिन n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश बाय d, ठीक है? अब आप देखो कि ये जो रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये जो होगा बैंड किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। बैंड किस तरफ बैंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कोई रे ऐसे जाएगी और यहाँ पे ये रे कुछ ऐसे आएगी, तो ये यहाँ पर कहीं इमेज हमें मिलेगी इस पॉइंट पे, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं n2 की जो वैल्यू है, n2 क्या होता है, जहां रे जा रही है, तो जा के यहाँ रही है तो 1.5 में जा रही है, कहाँ से आ रही है तो 1 से आ रही है, d डैश हमें पता नहीं है, d हमें फाइंड दिया हुआ है दैट इज 60, तो d डैश की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 1.5, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर इज द अपरेंट डेप्थ। ये आंसर आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? Yes. एंड द फिश जो है वो सरफेस से
30 सेंटीमीटर की डेप्थ पे है। 30 सेंटीमीटर 36 ले लेते हैं, 1 मिनट, 36 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एंड सरफेस से 24 सेंटीमीटर हाइट पर एक ईगल है। कि इतनी हाइट पे 24 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है एयर, और ये है आपका वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, द फाइंड आउट द अपरेंट हाइट ऑफ द ईगल फॉर द फिश। दो एक्चुअली क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा फाइंड आउट द अपरेंट डेप्थ ऑफ ईगल फॉर फिश, और दूसरा फाइंड आउट अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फॉर ईगल। दो क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम लोग करेंगे अपरेंट डेप्थ ऑफ ईगल फॉर फिश। कि फिश के लिए अगर हम फिश देख रही है ईगल को, ठीक है, क्या फिश ईगल को देख पा रही है? यस। क्या ईगल फिश को देख पाएगी? यस। दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर फिश ईगल को देख रही है तो उसे कितनी हाइट पे दिखाई देगी? पहला क्वेश्चन ये है, ये हमें पहले फाइंड करना है। अगर फिश ईगल को देखती है तो उसको कितनी हाइट पे दिखाई देगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश बाय d, जिसमें अगर हम ये कहें कि n2 आपका 4/3 है और n1 आपका 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कौन सा हमने लिया? ये ऑब्जेक्ट Eagle. लिया है, ईगल को ऑब्जेक्ट Eagle. लिया है, राइट। किसको ऑब्जेक्ट लिया है? ईगल को। तो यहां पर 4/3/1 इक्वल्स टू d डैश बाय d। ऑब्जेक्ट है आपका फिश। ऑब्जेक्ट क्या है? अरे ऑब्जेक्ट क्या लिया? ईगल। हाँ, लिख ही लेता हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज ईगल। तो डी हमें क्या लेना होगा? सरफेस से डिस्टेंस। तो सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो यहां मैं लिख दूंगा 24। तो डी डैश कितना मिलेगा बताना जरा? डी डैश कितना आएगा? 32। 32. सर टोटल नहीं लेने का डिस्टेंस। बता रहा हूँ। डी डैश कितना आया? 32। अच्छा, अब किसके कंपैरिजन में लेना है? तो ये जो कंपैरिजन हमें लेना है, ऑब्जेक्ट ईगल है, देख कौन रहा है? फिश देख रही है। कितनी हाइट पे दिखाई दे रही है? पहले तो डी डैश 32 सेंटीमीटर मिला। अब देख कौन रहा है? तो फिश देख रही है। तो फिश सरफेस से कितनी दूरी पे है? तो 36। तो टोटल अगर हम देखेंगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? तो डी डैश प्लस 36। तो डी डैश कितना है? 32 प्लस 36। तो ये 68 सेंटीमीटर ले लो। बोलो, आई बात समझ में? अरे फिश देख रही है ना, कौन देख रहा है? फिश ही तो देख रही है। तो कितनी हाइट पे मिलेगा? 68 फिश से। आई बात समझ में? हाँ सर.
तो पहले केस में हमने ईगल को ऑब्जेक्ट बनाया, अब क्या कर रहे हैं सेकंड केस में? सेकंड केस में कौन ऑब्जेक्ट है? फिश ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जर्वर कौन है? तो ईगल है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश बाय d। अब देखो यहाँ पे n2 कौन सा आएगा? जहां से रे आ रही है, रे कहां से आएगी? रे कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट कौन है? अब फिश है ना। फिश। मान लो रे ऐसे गई, ठीक है, और ये टकरा के कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, यस और नो? ये रे नॉर्मल से टकरा के ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? तो n1 कौन सा हो गया? 4/3, और n2 क्या आ जाएगा? 1। तो वो n2 1 हो जाएगा और n1 क्या हो जाएगा? 4/3 इक्वल्स टू d डैश बाय d। अब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? तो 36 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। तो d डैश कितना आ जाएगा? 36/4/3, तो कितना आ जाएगा ये? 27 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? ये 27 प्लस सरफेस से कितना दूरी पे है ईगल? कितना दूरी पे है सरफेस से? ये बेटा सरफेस है आपकी, ये सरफेस है, इस सरफेस से कितनी दूरी पे है? 24। तो 27 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा? 51 सेंटीमीटर इज द अपरेंट डेप्थ। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? सर देखिए, यहाँ पे एक इस तरीके से ये मिरर ले लिया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, और यहाँ पर ये फिश ले ली हमने, ठीक है। सरफेस से फिश की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो ऑब्जर्वर है ठीक है, उसकी दूरी 20 सेंटीमीटर ले ली ना। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लिए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, पानी से भरा हुआ है ये। बोलो, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस सीन बाय द ऑब्जर्वर। क्योंकि दो इमेज आपको दिखाई देगी, आपको समझ में आ गया क्यों दिखाई देगी? आपको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी? दो। तो आपको दो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस। फाइंड आउट द डिस्टेंस
between two images. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला नॉर्मली हम लोग देखते हैं n2 by n1 इज इक्वल्स टू d डैश बाय d। ठीक है, तो पहली बार तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ये रहा, रे यहां से निकलेगी, राइट, तो रे यहां से निकलेगी तो n1 की वैल्यू क्या आएगी 4/3, और रे जहां जाएगी वो आएगा 1 इक्वल्स टू d डैश बाय d। d कितना आएगा, d कितना आएगा, सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो d डैश की वैल्यू आ जाएगी, d डैश की वैल्यू आ रही 15 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। समझ में आया Yes. ना, ये हमें एक आपका डिस्टेंस मिल गया ना फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एक मिल गया ना। सेकंड वन इज, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर जो लिया है उसकी वजह से, तो पहले तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, क्या 20 सेंटीमीटर पे है, क्या Yes. 20 सेंटीमीटर पे है, तो u क्या आएगा -20, फोकल लेंथ क्या आएगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो +20, तो क्या हम v फाइंड कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। u की वैल्यू कितनी है -20, f +20, तो -20 -400 डिवाइड बाय -40, तो यह आया +10 सेंटीमीटर। क्या आ गया +10 सेंटीमीटर। तो ये हमें इमेज कहाँ मिलेगी +10 सेंटीमीटर। देखो जिधर जाए काम की रे उसे पॉजिटिव लेना होगा, तो इधर जा रही होगी काम की रेस तो पॉजिटिव हम यहाँ पे लेंगे, इसका मतलब हमें इमेज कहाँ मिलेगी, इधर जा रही है काम की रेस तो इमेज हमें यहाँ कहीं मिल रही होगी 10 सेंटीमीटर पे। यस और नो, Yes, sir. ठीक है, इमेज यहाँ मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर पे ना। आगे देखिए, अब यहां पर जो इमेज मिली बेटा, क्या ये इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, क्या ये इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, यस और नो। यहां से रे निकलेगी and this image will work as an object, ऐसे बाहर निकलेगी। समझ में आया, this image will work as an object, तो सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी आएगी, कितनी आएगी दूरी 50 सेंटीमीटर, यस और नो। यस तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर n2 by n1 इक्वल्स टू d डैश बाय d। n2 कितना आएगा, किस में जा रही है रे, एयर में जा रही है, कहां से जा रही है 4/3 में से, d डैश बाय d, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है तो 50 सेंटीमीटर, तो d डैश कितना आ जाएगा, d डैश कितना आ जाएगा, d डैश आ जाएगा 37.5 मीटर, सॉरी 37.5
सेंटीमीटर। इसका मतलब दो इमेजेस मिलेंगी, एक 37.5 पे मिलेगी और दूसरी 15 सेंटीमीटर में, सॉरी 15 सेंटीमीटर पे मिल रही है। इसका मतलब दोनों इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, कितनी दूरी है दो इमेज के बीच में, कितनी दूरी आएगी? डी नेट इज इक्वल्स टू 37.5 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? 22.5 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब दो इमेजेस जो मिल रही हैं, उन दोनों इमेजेस के बीच में ये डिस्टेंस है। बोलो आई बात समझ में? समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? जैसे ये कहें कि ये सरफेस से 37.5 सेंटीमीटर पे मिल रही है और दूसरी सरफेस से 15 सेंटीमीटर पे मिल रही है, तो ये जो गैप आया वो आया आपको 22.5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे स्लैब के बारे में, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। क्या पढ़ेंगे कल? शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। बोलो क्लियर है?